Assalamualaikum, this is Sania Mumtaz and you are watching me on Media Spring. पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आपका नाम सानिया मुमताज़ है, सानिया बलोच है, सानिया खान है, ये तीन नाम क्यों हैं आपके मेरी तरफ? ये तीन नाम नहीं है, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट नेम है वो सानिया मुमताज़ है। तो जब इंटरनेट का दौर आया था शुरुआत में, जब मैं मैट्रिक में थी शायद, तो मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया, तो उस पर मैंने कास्ट लिखना ज़्यादा कूल समझा। तो खान बलोच जो है कास्ट है, तो बलोच इसीलिए है। तो अब हम थोड़ी लेट बैक मिलेनियल जनरेशन हैं, तो मुझे अब चेंज करने की फुर्सत नहीं मिलती, या फिर मैं कहती हूँ कि हाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो सानिया बलोच ही चलता आ रहा है। हाँ, लेकिन न्यूज़ वगैरह में डॉक्यूमेंट्स में सानिया मुमताज़ है, तो खान और बलोच इसी वजह से, इसी रेफरेंस से सुनने को मिलता है। स्क्रीन नेम जो है वो सानिया मुमताज़ है। हाँ जी, डॉक्यूमेंट नेम भी स्क्रीन नेम भी। सानिया मुमताज़ इस तरफ आना कैसे हुआ? क्या सोच के आए? हाँ जी। किस चीज़ ने इंस्पायर किया है? न्यूज़ एंकरिंग की तरफ ब्रॉडकास्ट जर्नल करने का किस तरह से? अर्लियर बैक इन बाय द एंड ऑफ 2016 मेरा कुछ इरादा ये बना, मैं करी थी BScs फ्रॉम कॉमसेट्स लाहौर। तो उस दौरान में हमारी यूनिवर्सिटी में ऑडिशंस हुए, एक निजी चैनल आया था, तो उन्होंने थोड़ा अप्रिशिएट किया, मतलब काफ़ी लोगों ने ऑडिशन दिया, किसी का अच्छा नहीं किया, उन्होंने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया। तो ऑल्दो बाद में कोई फीडबैक नहीं आया, लेकिन उनके रिस्पॉन्स की वजह से लगा कि अच्छा ये एक फील्ड है, इसको भी चूज़ किया जा सकता है, इसमें भी सोचा जा सकता है जाने के लिए। और मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट वैसे बन नहीं पाई और मैं ड्रॉप आउट हो गई। ऑल्दो मैंने वो फील्ड खुद चूज़ की थी, इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। एक तो हमारे मुल्क में थोड़ा मैं कहूँगी कि करियर काउंसलिंग का फुकदान है, तो राइटली बताया नहीं जाता या गाइड नहीं किया जाता। शुक्र है इस मामले में, मतलब मेरी फैमिली या मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे। फर्स्ट फील्ड जो मैंने चूज़ की वो भी अपनी मर्ज़ी की, नेक्स्ट में उन्होंने मुझे करने दिया। तो मैंने जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे दो काम आते हैं, या तो मैं बोल सकती हूँ या तो मुझे पढ़ाना पसंद है। तो इस तरह से मतलब मैंने एक माइंड बनाया कि अच्छा मुझे इस फील्ड में जाना है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, उसके बाद एन आई जॉइन पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़, जो कि अब पहले था इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ हमारे टाइम पे, अब वो स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ बन चुका है। तो जब मैं मैस कम्युनिकेशन में आई तो फिर भी इरादा इतना ज़्यादा नहीं था, या पता नहीं था कि रास्ता कैसे बनेगा, किस तरह से जाएंगे। यही सोच लिया था कि अच्छा सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है तो यही डिग्री कर लेते हैं, और उसके बाद मे बी मैं टीचिंग में चली जाऊँ या किसी और सोशल साइंसेज की डोमेन में चली जाऊँ। लेकिन इतना पक्का इरादा नहीं था कि अच्छा यही बनना है। एक माइंड बना होता कि अच्छा ये फील्ड है और ऐसा कुछ किया जा सकता है। फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीज़ें खुद शायद होती जाती हैं, हम कुछ सोचते हैं होता कुछ है। तो इस तरह का सारा सिलसिला था। जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम पे मेरा जो न्यूज़ चैनल है जो मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ से सिटी 42 के ऑडिशंस हुए, इंटरव्यू अच्छा आ गया, ऑडिशन अच्छा आ गया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको रखना चाहते हैं, ट्रेनिंग होगी, इस तरीके से। तो ये प्रोसेस सारा, मतलब इसका वसीला मेरा इदारा बना है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा, काफ़ी कोऑपरेटिव है। मतलब मैं इस मामले में शायद खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक अच्छा इदारा मिल गया है, वरना मुझे मेरे सीनियर से सुनने को मिलता है कि पहले इदारे तो हमें पे नहीं करते हैं, पहला इदारा ऐसा होता है वैसा होता है, या लड़कियों के लिए थोड़ा अनसेफ होता है या नॉन कोऑपरेटिव होता है। लेकिन इस मामले में मतलब अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं। तो सिटी की कुछ बातें अच्छी हैं कि वर्क प्लेस इंतहाई सेफ है, लोग कोऑपरेटिव हैं, तो ये चीज़ इतना मसला नहीं कर रही थी। हाँ, काम सीखने के लिए ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, अभी भी मुझे लगता है करनी पड़ती है। सीखने के का जो एक होता है तसलसल होता है, वो मुझे लगता है कभी टूटता नहीं है शायद। तो अभी मुझे लगता है मैं सीख ही रही हूँ, इसी तरह से काम जा रहा है। अच्छा, आपका बात छोड़ कर जी जी जी। लेकिन किसी ने इंस्पायर तो किया होगा, इंस्पायर क्यों है जब ये चैनल एंकर किसको देख के लगा कि हाँ इस तरह का बनने की कोशिश की जा सकती है? टीवी पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ लोग होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। अब जिस तरह से मैं देखती थी वहाँ पर, मैं देखती थी मारिया मेमन को देखती थी, तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल लगती थी उस टाइम पे भी। या एक टाइम था कि मैं देखती थी, मुझे नाम भी नहीं पता था, मैं कहती थी हाँ ये बहुत अच्छी है, ये बड़ा मज़े का काम कर रही है। या हम आसमा शराजी को देख लेते थे, सना मिर्ज़ा को सुन के मज़ा आता था।
मतलब जितनी कोर मेमोरी में सोचती हूँ ना कि हाँ मैं लास्ट टीवी देख रही हूँ और कोई एंकर बोल रही है, जैसे अब लोग जो है एक जनरेशन है वो पीटीवी से रिलेट करती है, तो मुझे लगता है मैं सना मिर्ज़ा से रिलेट करती हूँ। मैं इमेजिन करती हूँ तो मेरे जहन में उनकी आवाज़ गूंजती है, जैसे एक स्पेसिफिक तरीके से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी न्यूज़ में और न्यूज़ करती थी, या जैसे वो आउटडोर करती थी। मतलब अभी भी मेरे सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में वो चल रहा है कि सना मिर्ज़ा बाहर है तो ऐसी हैं, या वो स्टूडियो में है तो ऐसी। करंटली मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग वैसे तो पसंद है, लिस्ट तो तवील हो जाएगी। मुझे मुबशिर हाशमी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर न्यूज़ एंकरिंग में देखा जाए तो प्रोग्राम एंकरिंग में हमारे 24 न्यूज़ के एंकर हैं रेहान तारिक, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन काम करते हैं। हमारी एक कुलीग हैं, फ्रेंड हैं जन्नत जमशेद, मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है। आयशा नाज साहिबा का काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई एम अ बिग फैट फैन ऑफ अलीना फारूक। यस प्लीज़ डू लेट इट नो, मुझे वो बहुत पसंद है। अभी जो आपके कोलीग्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन है, किससे सीखने का बहुत मौका मिलता है? वो कोई इस टाइम सम हाँ, अब जो है अब हम देखते हैं सीखने के पर्सपेक्टिव से, पहले हम ऑडियंस बन के देखते थे। तो मैं सिमल हाशमी को बहुत ज़्यादा लुकअप करती हूँ, मुझे लगता है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं, या जिस तरह से वो अपने आप को माउल्ट करती हैं सिचुएशन, या जिस किस्म का भी शो होता है, करंट अफेयर्स होता है, पॉलिटिकल है, किसी भी डोमेन का शो होता है, वो बड़े मज़े से कर जाती हैं। जिस तरह से वो लोगों के साथ जेलिन करती हैं मुझे बड़ा ही पसंद है। तो इस वक्त मेरे सीनियर्स में से मैं उनको लुकअप करती हूँ और मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, वो एक बड़ी रिलेटेबल वे में चलती हैं, जिस तरह से ऑडियंस से कनेक्ट करती हैं, तो मुझे बड़ा मज़े का लगता है। अब तक का आपका अपना फेवरेट काम कौन सा है? अपना फेवरेट काम, जब हमारे पास ट्रांसमिशन आती हैं तो मज़ा आता है, क्योंकि न्यूज़ जो है एक ड्राई सब्जेक्ट है, तो चलता रहता है तब नहीं मज़ा आता। अगर ट्रांसमिशन आती हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। सबसे अच्छा अभी गया था तोशा खाना केस को ही लेके एक ट्रांसमिशन चलानी थी, तो वो था हमने 1 घंटा या 1.5 घंटा एक ही स्टोरी पे रहना है, तो सवाल से सवाल निकलते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, इम्प्रोव हम खेलते जाते हैं स्टोरीज के साथ, तो उसमें मज़ा आता है। एक और मुझे जो याद आ रहा है कोर मेमोरी में, वो ये है कि इनिशियली अभी मैं ऑन एयर हुई थी, कुछ महीने हुए थे, तो मरहूम आमिर लियाकत की जब वफ़ात हुई है लास्ट ईयर, जुलाई का मेरे ख्याल से महीना था, तो उस टाइम पे मैं अकेली थी शिफ्ट में, तो वो था 1 बजे, दोपहर 12 से लेके 6 बजे तक कंसेक्टिवली 6 आवर्स में बैठी हूँ, और वो करना पड़ा है, मुश्किल भी लग रहा था, करके एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिल रही थी कि अच्छा पहली बार कोई ऐसी चीज़ की है जिसमें इतनी ज़्यादा देर टिकना पड़ रहा है और कवर करना पड़ रहा है, तो वो मुझे एक यादगार लगती है चीज़। इससे एक क्वेश्चन अभी जी जी आ रहा है कि लाइव ब्रॉडकास्ट का अपना एक प्रेशर होता है, तो True. ये हमें खुद भी नहीं पता होता, हम कभी भी किसी प्लान तरीके से नहीं चल सकते। हर बार होता है लाइव में, अगर लेट्स सपोज कोई छोटा सा फंबल भी गेम कहते हैं अगली बार ऐसा हुआ ना तो हम ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, तो अगली बार एक और नई चीज़ आ जाती है। तो वो होता है ना, एक शेर का मिसरा मुझे याद आ रहा है कि और से और हुए दर्द के उनवा जाना, तो वो हर बार एक मसला नया ही क्रिएट होता है और उसको उसी टाइम हम लोग रैंडमली सॉर्ट आउट करते हैं। या आज ही की बात की जाए तो आज हम बुलेटिन कर रहे थे, हेडलाइंस एंड हुई हैं, तो हेडलाइंस के बाद हमारे पास स्टोरी नहीं थी, तो उसको बस किसी तरह से हमने कवर किया है और शुरू कर देते हैं, और या फिर हम खुद लिंक सोच लेते हैं, अच्छा यहाँ भी हमने थोड़ा और ड्रैग कर लेना है, अब स्टोरी पे आने का वेट करना है, तो बड़ी सारी रैंडम चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको उसी टाइम हमारी जो छठीस जिस तरह से हमें कहती है, हमारी सिक्स सेंस कहती है या इंस्टिंक्ट बताती है कि ऐसे हैंडल कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो वो लाइफ का जो एक प्रेशर है, वाकई में लाइफ का एक प्रेशर है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यही लगती है कि हमने जो हमारी IF भी लगी हुई है उसको हमने किस तरह से टॉलरेट करना है। एक सवाल शुरू जी, जी। करेंगे कि आप लाहौर से ही हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक है, और फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको स्पेशली इस मामले की तरफ आने में? इनिशियली मैं रहती थी मुल्तान के पास एक शहर है खानेवाल, मेरी स्कूलिंग वहाँ पर थी। आफ्टर ग्रेड 8 हम लोग यहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो गई, तो अब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने यही गुजार ली है, लेकिन मैं अपने आप को लाहौरी आइट नहीं कहती, मुझे लाहौरी कहलाए ज़्यादा नहीं पसंद क्योंकि मैं हूँ भी नहीं, तो लेकिन लाहौरी इस बात को माइंड करते हैं मेरे लाहौरी दोस्त। तो फैमिली यहाँ पर मूव इन की सिबलिंग्स के लिए, क्योंकि मेरे सिबलिंग्स यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ पे रहना चाहिए, तो पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, फादर ने सपोर्ट किया, मदर ने सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने कहा कि जो भी फील्ड चूज़ करो लेकिन उसमें अपना बेस्ट दो शुरू से ही। मतलब पहले मैं CS करी थी, कंप्यूटर साइंसेज में गई, वो भी अपनी मर्जी से, ये पता था कि मेडिकल नहीं करना, तो फिर मैंने कहा इंजीनियरिंग ही दूसरा ऑप्शन है, पाकिस्तान में तो 2 ही फील्ड्स हैं ना,
तो आर्ट्स में आना एक बड़ा चैलेंज था। विद टाइम उनको समझ आ गया अच्छा ये सोशल साइंसेज हैं, इसको भी अडेप्ट करना होता है। या शुरू में उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, इवन मैं डिग्री कर रही थी तो उस टाइम मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं मीडिया जो है ना सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए। तो पता नहीं फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। जब मेरी डिग्री एंड होने लगी, आखिरी सेमेस्टर था, उन्होंने मुझे खुद कहा, उन्होंने कहा कि तुम कर लो, मैंने उनसे जिक्र भी नहीं किया, आप कर लो मीडिया में जॉब, लेकिन ना इन स्टूडियो इन हाउस कर लेना, बाहर ना करना। उन्होंने एक सना, मैं फिर बार बार सना मिर्ज़ा का नाम लूँगी, उनका इंसिडेंट रिकॉल किया कि बाहर एक कवरेज करी थी, गालिबन पीटीआई का जलसा था और जिस तरह से उनको तंग किया गया था। कहते मुझे ना अब डर लगता है, हालांकि वो इतनी पुरानी बात है, दिल उनका अभी तक डरा। वो कहते बाहर भेजते हुए, हाँ जी, तो 10 साल पुरानी बात है, कहते हैं आपको आउटडोर भेजते हुए मुझे डर लगता है। आप कर लें, आपका शौक है और बस एहतियात से चलें और सारा कुछ इस तरह की बातें। लेकिन विद टाइम अब उनको समझ आई है। एक तो मीडिया को लेके एक मिसकंसेप्शन ये है ना कि यहाँ पर सिर्फ ये है कि एंकर है, लेट्स सपोज फीमेल एंकर है तो वो तैयार होकर बैठ गई है, तो उनका मतलब है मेकअप करना और सामने देखना, ऐसा नहीं है। जितनी भी मीडिया की जॉब्स है ना, इवन फैशन इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है या न्यूज़ इंडस्ट्री है, यहाँ पर ये काम बड़ा ड्राई है, मुश्किल से है, मुझे लगता है सीरियस काम है। और ये काम जितना सीरियस है लोग इसको सीरियस समझते नहीं हैं। तो अब काम की नोयत मेरे घर वालों को समझ आने लग गई है कि अच्छा इनकी डेडलाइंस ही हैं और यहाँ पर ऐसा है तो ऐसा ही है। मतलब ये नहीं है कि 5-6 को हम 6-5 नहीं बना सकते, हम चीज़ों को अपनी तरफ से ऑल्टरनेट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अब उनको तसल्ली है, उनको अंदाज़ा हो गया इस चीज़ का कि अच्छा बैक एंड पे इस तरह से काम चलता है और प्रोफेशनली तरीके से चला जाता है इस फील्ड को लेके। सो नाउ दे आर हैप्पी फाइनली। आपके ख्याल में मीडिया क्या रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन और अवेयरनेस को शेप करने में? बहुत बड़ा रोल प्ले है मीडिया का। और अक्सर तो ये होता है, इवन अब मैं न्यूज़ एंकर हूँ या मीडिया की फील्ड में आ भी गई हूँ ना, तो अभी भी मैं भी मैनिपुलेट हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि जो कॉमन पब्लिक है या जो हमारी ले ऑडियंस है, तो वो तो आसानी से ही, मतलब जिधर को हम नैरेटिव बिल्ड करेंगे उधर को चला जाएगा। मतलब इसकी बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी हैं। पॉलिटिकल सिनेरियोस को किस किस तरह से उखाड़ पिछाड़ की जाती है, किसी न्यूज़ को छुपाने के लिए किसी नॉन इशू को सामने ले आया जाता है इस तरीके से। अब जैसे अब चल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, अब डॉलर आज 319 आज ही की बात है। तो हमारी मेन स्टोरी अभी भी बिजली के बिल है, या ठीक है बिजली का बिल एक बहुत बड़ा इशू है और उसको हल किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन अलोंग विद दैट जो और भी हमारे इश्यूज हैं उनको भी उतनी इक्वल इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिल रही है। या बहुत सारे इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज जैसे हैं, फॉर एग्जांपल रेप विक्टिम्स। कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा होगा तो सोशल इश्यूज को ज़्यादा हाईलाइट करने लग जाएंगे और उसको दबाने के लिए, पॉलिटिकल क्राइसिस को दबाने के लिए, या कभी किसी सोशल इशू को उठाने की ज़रूरत है लेकिन उसके पीछे कोई अच्छे असर और रसूख है, जैसे कि नाज़िम जोखियों का केस था। उनके बैक एंड पे अच्छे पावरफुल लोग थे, उन्होंने उसको दबाने के लिए फिर वो सोशल इशू को दबा देते हैं, पॉलिटिकल इशू को आगे ले आते हैं। तो न्यूज़ मीडिया का इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले है। करंट लैंडस्केप में आपके ख्याल में जर्नलिस्ट को या मीडिया को एट लार्ज चैलेंजेस का सामना? मीडिया को मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ना सैंक्शंस बहुत हैं, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कहा तो जाता है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, लेकिन आज़ाद नहीं है, मीडिया आज़ाद नहीं है, ये बात है। सबसे ज़्यादा मसला ये है हम चाह के भी ना तस्वीर के दोनों रुख नहीं दिखा पा रहे। मीडिया का तो मकसद ही यही है ना, वी जस्ट हैव टू टेल द ऑडियंस द ट्रूथ। हमने सिर्फ सच बताना है, लेकिन अब जो है ना यहाँ पर सच पे बहुत सारे बैरियर्स लग गए हैं। तो मसला ये है कि हम लोग तस्वीर के दोनों रुख जाके भी दिखा नहीं पाते। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मसला है। कोई एथिकल कंसिडरेशन या डायलेमा है जो हमारे मीडिया को आज जर्नलिस्ट को स्पेशली फेस करना पड़ता है, या आप लोगों को कुछ ऐसा फेस करना पड़ा, अगर पड़ा तो उसको कैसे हैंडल किया? एज सच मुझे नहीं फेस करना पड़ा इस मामले में। मतलब मैं अपने आप को लकी समझती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। अब हम फीमेल्स की बात की जाए तो वर्क प्लेस हरेसमेंट हर फील्ड में पाई जाती है, मीडिया में भी शायद पाई जाती हो, लेकिन इस मामले में मतलब मैं लकी रही हूँ, मैं शायद मेरी इदारे को लेके या वैसे ही कि मैं एक प्रॉपर प्रोसेस तरीके से आएंगे। इससे बचने का तरीका यही है कि आप खुद एहतियात करें, सेकेंडली आप लोग बस मेहनत करें, फिर आपके लिए खुद ही रास्ते बनते हैं, आसानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन एथिकली ये वाला मसला है वर्क प्लेस हरेसमेंट का, जिसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जिस पे एम्फसाइज ज़्यादा डालने की ज़रूरत है।
अगर कोई बोलता भी है तो उसको दबा दिया जाता है। एटलीस्ट वही है ना, ईमान का कमतरीन दर्जा ये है कि आप किसी चीज़ को बुरा जाने या बुरा कहें तो एटलीस्ट कहें तो सही, बोलने वालों का साथ दें। जो बोल रहे हैं ना, आप उनका साथ दे दें तो मुझे लगता है मामला बेहतर हो जाएंगे। आपके ख्याल में कौन सा फैक्टर है जो एक ग्रेट न्यूज़ एंकर को एक एवरेज न्यूज़ एंकर से अलग करता है? कंटेंट। आपके काम पे जितनी ग्रिप होगी, आप उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंटली आप सवाल जवाब करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंटली आप अपने काम को लेके चल सकते हैं। तो कंटेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। बाकी सब चीज़ें कंटेंट के सामने मुझे लगता है लाइटर वेट रखते हैं। अपीयरेंस हो गया, आवाज़ हो गई, फिजिक हो गई, फिर सब कुछ, अच्छी लाइटिंग, अच्छा फ्रेम, सब कुछ पीछे रह जाता है। अगर आपका कंटेंट बेहतरीन है तो आप सर्वाइव कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल तो मुझे लगता है डिजिटल मीडिया है। हम देखते हैं कि वो जर्नलिस्ट, मे बी उसको स्क्रीन पे कुछ ऐसे नाम भी हैं उनको रिकग्निशन नहीं मिली, लेकिन वो किस वजह से छाए में, लोग अपने काम की वजह से छाए। तो मुझे लगता है कंटेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वो अच्छा है तो फिर आप सस्टेन करोगे इन द लॉन्गर रन। मेबी इट्स टू अर्ली, बट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या न्यूज़ एंकर ही रहना है या प्रोग्राम एंकर की तरफ जाना है? व्हाट अबाउट इफ यू आर ऑफर्ड अ मॉर्निंग शो और अ ट्रांसमिशन, उसके मुताबिक क्या करना है? ओह, आई वुड लव टू डू दैट। कौन नहीं करना चाहेगा? या फिर आप जिसकी इस फील्ड में होते हो, आप चाहते हो कि अच्छा आप कुछ नया करें, आप कुछ नया सीखें। तो मैं सीखने के पर्सपेक्टिव से, अभी मेरे भी सीखने के मराहिल चल रहे हैं। मुझे लगता है सीखने का सिलसिला जो है कभी भी नहीं रुकता। तो अभी भी मैं सीख ही रही हूँ काम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, होस्टिंग करूँ और मॉर्निंग शो या फिर कुछ इस तरह का चिट चैट वाला, जिस तरह से शो किया जाता है। या अब जैसे हम पुराने कुछ हमारे इंफोटेनमेंट्स होते थे बड़ी मज़ेदार किस्म के, जैसे बज़्म अदब हो गया या अशफाक साहब के शोज़ होते हैं, जो पीटीवी एरा के शोज़ होते हैं। मेरा दिल करता है मैं उस तरह का कुछ कर पाऊँ। पॉलिटिकल शोज़ अच्छे हैं, होने चाहिए, लेकिन अब दिन में एक चैनल पर अगर 5 शोज़ चल रहे हैं, 500 एक ही इशू पर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रेपिटेशन आ गई है और वो डिप्रेशन को जन्म दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें लाइटर नोट पे होनी चाहिए, क्योंकि अदब बहुत ज़रूरी है, अदब को डिस्कस करना, स्टोरीज को डिस्कस करना। तो मैं चाहूँगी कि मैं अदब से रिलेटेड कोई काम करूँ और इस तरह का कोई प्रोग्राम करूँ। न्यूज़ काफ़ी स्ट्रेसफुल काम है और डिप्रेसिव भी है, बिकॉज हमारे पास इतनी बड़ी फिल्टर्ड न्यूज़ आती है। हाँ जी। आपके पास रॉ फुटेज भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ पे असर होते हैं, जी। इमोशनल कॉल है जो आपकी वेलबींग है, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? एट टाइम्स बहुत ज़्यादा आसाब की चीज़ें हावी हो जाती हैं। ये भी होता है कि मैं बोलते बोलते रो पड़ती हूँ, या आवाज़ कांपने लग जाती है, या सुनने वाले अगर सुन रहे होंगे, अगर वो भी मतलब मैं क्या कहूँगी कि सेंसिटिव जो ऑडियंस होती है ना, वो इस चीज़ को ग्रैब कर लेगी कि अच्छा कि वाकई ऐसी खबर है तो एंकर की भी आवाज़ कांप रही है। तो उस टाइम होता है हम इम्प्रूव चलते हैं। अक्सर तो वो चीज़ हमारे इर्द गिर्द हमारे जहन में इस कदर गूंजती रहती है कि हम काफ़ी दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, या दुखी होते रहते हैं, या परेशान होते रहते हैं। लेकिन अब हम थोड़े थोड़े यूज टू भी होते जा रहे हैं। शायद मुझे लगता है न्यूज़ करने वाले, स्पेशली जो न्यूज़ एंकर्स हैं, हम थोड़े रिजिड भी हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी। हम जितने कितने हसास, हम थोड़े से रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेके। जिस तरह से रोज़ हमने एक हलाकत बतानी है, रोज़ एक हलाकत बतानी है, रोज़ हमने हादसे को रिपोर्ट करना है, या जेंडर बेस्ड इशूज़ जो होते हैं, वायलेंस के जो इशूज़ होते हैं, वो बताते हुए अभी भी दिल भर आता है। लेकिन फिर भी आपके ख्याल में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है मीडिया में, यू आर प्रीटी न्यू, तो मैं यही पूछूंगा कि ओवर द टाइम आपके देखते हुए कितनी चेंज हुई है, बट इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी है, कितनी इवॉल्व हुई है आपकी ऑब्जर्वेशन में, और इसको मज़ीद बेहतर करने की अगर ज़रूरत है तो कैसे किया जा सकता है? ख़वातीन के रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो मैं ये कहूँगी कि पहले एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच की जाती थी कि जो खातून टीवी पे आ रही है तो यानी वो बड़ी कोई अनएथिकल सी जॉब कर रही है। तो एक तो ये चीज़ जो है ख़त्म हुई है, जो मतलब लोगों को लेके लोगों ने एक परसेप्शन जनरेट किया हुआ था कि ख़वातीन अगर टीवी पे आ रही हैं तो वो कोई गलत काम कर रही हैं। तो मैं देखती हूँ कि वर्किंग लेडीज़ की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उसको मज़ीद ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मतलब बैक एंड पे हमारे प्रोडक्शन में ख़वातीन होती हैं, हमारी प्रोग्रामिंग में ख़वातीन होती हैं, लेकिन मुझे लगता है रेशियो बढ़ाने की ज़रूरत है। और रेशियो बढ़ाने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो काम करने के लिए सामने आए, घरों से बाहर निकलें। ज़ाहिर है क्योंकि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ना, ज़रूरी है कि ख़वातीन भी काम करें, सेल्फ सफिशेंट बने।
तो मुझे लगता है काम करने की इजाज़त नहीं, उनको काम करने ही देना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा, अगर मैं पीछे जाऊँ, सबसे पहले ज़रूरी है तालीम, बुनियादी तालीम और स्किल सीखने के बाद उसके बाद मैं कहती हूँ उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। वर्क प्लेसेस को मैं ये कहना चाहूँगी कि सेफ़ बनाएं इन्वायरमेंट को। या मीडिया की बात की जाए तो अब हमें पता है कि खबर कभी नहीं रुकती है, मौत कभी नहीं रुकती है, काम हमने करना ही करना है। तो वर्क प्लेस को जितना सेफ बना सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं, उतना ही औरतें जो है इनकरेज आउट होंगी आगे आने के लिए काम करने। आपका मोस्ट मेमोरेबल ब्लूपर या फनी इंसिडेंट जो आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे अभी तक कोई नहीं हुआ? काफ़ी सारे हैं वैसे तो। या टंग स्लिप होती रहती है, या फंबल्स हो जाते हैं। फिर पहले होता था घबराते थे, अब हम हंस के टाल देते हैं कि हमें पता है कि अच्छा, तो हमें बैक एंड से हमारा पैनल कह रहा होता है कि ये तो लाइफ का हुस्न है। इस तरह के मामला होते हैं। एक बार ये हुआ है, हाँ, उससे मुझे ये रिकॉल हुआ कि मैं एक दिन आई हूँ, सुबह 9 AM कर रही हूँ और मेरी नींद पूरी नहीं थी। तो मुझे कहा गया ब्रेक लें, मैं क्लोजिंग दे रही थी, फर्स्ट ब्रेक में मैं क्लोजिंग दे रही थी। उसके बाद मेरे जो पैनल हेड थे, वो मेरे उस्ताद भी हैं, उमैर नईम साहब, उन्होंने मुझे कहा कि चाय पी लें मैडम, चाय पी के आया करें, आप क्या कर रही हैं, आप पहली ब्रेक में कैसे क्लोजिंग दे सकती हैं, जो भी है आपने कैसे दी। लेकिन उन्होंने मजाक में टाल दिया और समझाने के लिए समझा भी दिया। एक और इंसिडेंट ये था कि IFB बंद थी या कोई प्रॉब्लम था और मैं पूछ रही हूँ कि हम कब आएंगे, तो वो ऑन एयर गया कि एक तरह से करिए, और मैं देख रही हूँ पीछे जो पूरा मेरा न्यूज़ रूम है वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है, सब कुछ साथ साथ जाता है लाइफ में। इस फील्ड में आने के बाद जी, किसी ने आपको जो सबसे अच्छी एडवाइस की हो, वो एडवाइस क्या थी, किसने की? मेरी टीचर्स ने की थी। मेरे टीचर्स ने कहा था कि रास्ता बन जाएगा, बस मेहनत करो। मुझे लगता है पहले भी मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा था अगर आप मेहनत करते हो, ज़रूरी नहीं है उसका आपको जो है एंड रिजल्ट तभी मिल जाए, बहुत देर बाद भी मिल सकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, लेकिन हाँ, मंजिल मिल जाती है अगर आप सीधे रास्ते पर रहो। मुझे कहा मेहनत नहीं छोड़नी, और खुद अपने आप को एश्योरेंस देती रहती हूँ कि हाँ, मेरी एक अपनी जर्नी है, मेरा अपने आप के साथ कंपटीशन है, मैंने किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आप कंपैरिजन पे आते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है डिस्ट्रॉय होती है। मुझे लगता है कि कौन कहाँ जा रहा है मैंने ये नहीं देखना, मैं अपनी ग्रोथ देखती हूँ कि पिछले साल मैं जब इस महीने में काम कर रही थी तो मैं कहाँ स्टैंड करी थी अपने काम को लेकर, और अब मैं कहाँ हूँ। तो कंटेंटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि आप जहाँ पर भी होगे आप राज़ी नहीं होगे। अब मैं यहाँ से जाऊँगी, मैं नेशनल जाऊँगी, मैं वहाँ पे कहूँगी नेशनल से आगे मुझे प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम से शायद मैं कहूँ मुझे मज़ीद किसी और अच्छी डोमेन में जाना, उसके बाद शायद मैं BBC जाना चाहूँ। तो आप राज़ी किसी हाल में भी नहीं हो सकते। मुझे लगता है इंसान चाहता है आगे से आगे जाना, लेकिन जहाँ है वहाँ पर कंटेंटेड रहें, तभी आगे का रास्ता बनेगा, वरना फिर हम स्टक हो जाएंगे। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म या न्यूज़ एंकरिंग तो आपकी जॉब है। जी जी। इसके अलावा आपकी क्या पसंद या पैशन या हॉबी? इसके अलावा अगर कोई फील्ड में ऑल्टरनेटिवली परसू करना चाहूँगी तो दैट वुड बी टीचिंग। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, मुझे जब मौका मिलता है मैं पढ़ाती हूँ। नहीं, जो आपको पढ़ाने का क्लासरूम में मज़ा आता है ना, वो एक सर्टेन किस्म की खुशी मिलती है आपको ना, वो भी आपके लिए वजह तस्कीन बन जाता है। मुझे लगता है बच्चों को पढ़ाना और आप उनको सिखाते कुछ हैं, फिर उससे आप खुद भी कुछ सीखते हैं, या बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं तो एक बड़ी खुशी होती है, बच्चा कामयाब हो रहा है आपका स्टूडेंट। तो पढ़ाने का मुझे शौक है। इसके अलावा करंटली मैं MPhil कर रही हूँ, जॉब के साथ साथ हैंडल कर रही हूँ, और बाकी जो टाइम बचता है फैमिली को दिया जाता है। हॉबी कोई नहीं है ऐसा सच कोई हॉबी जिसको मैं कहूँ नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा, मैं बहुत सारी एग्जांपल के हॉबीज मैंने क्विट की हैं। हाँ, मेरी जॉब के लिए मैं बहुत ज़्यादा शौक से टीवी देखती थी। मैं पाकिस्तानी मीडिया कंटेंट, हॉलीवुड, बॉलीवुड तकरीबन सारे ड्रामे देखती थी। मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखती थी। मुझे पता है कि इस ड्रामे का अगर ये डायरेक्टर होगा तो ये ड्रामा अच्छा है, इसमें ये कास्ट होगी तो ये ड्रामा अच्छा है। मैं राइटर्स के नाम, डायरेक्टर्स के नाम, एक्टर्स के नाम, मेरे पास इतनी डिटेल्स होती थी। तो मतलब मेरी इंटर्नशिप इसी बेसिस पे हुई थी, मुज़ाकरात में। उन्होंने कहा आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ड्रामा और इस तरह की शोबिस की, तो वो मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट थी। लेकिन अब मुझे टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा टीवी देखने का या कीप अप करने का इन चीज़ों के साथ, और डोमेन भी बदलनी पड़ी है मुझे अब, क्योंकि अब मुझे थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ पे भी, इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ता है। पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा। हाँ जी। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी कि
हाँ जी। एंकर्स थे जो कि दे एक्टिंग की तरफ चले गए, हाँ, मॉडलिंग हाँ, की हाँ, तरफ हाँ, चले गए, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। जी, जी। तो आपका इस किस्म का कोई प्लान है, कोई अभी तक ऑफर इस किस्म की आई, अगर आती है तो यू एक्सेप्ट इट और डिक्लाइन इट? नहीं है, सच नहीं। वो ऑफर मुझे नहीं है, लगता करना है नहीं है। ऑफर भी कोई प्रैक्टिकल ऑफर मतलब मॉडलिंग की आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोलैब्स की या कैंपेन्स की आ जाएगी, तो वो भी मैं नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ये करना चाहती हूँ, और एक सर्टेन किस्म की सेग्रीगेशन है न्यूज़ की और शोबिस की। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लोगों को लगता है या आम लोगों को लगता है दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। तो न्यूज़ बड़ा एक सीरियस सा काम है, सीरियस डोमेन है, तो मैं चाहती हूँ मैं इसमें रहूँ, मज़ीद सीखूँ, मज़ीद फ्लरिश करूँ, लेकिन इसी फील्ड को आगे लेके चलना चाहती हूँ। ठीक है, फ्यूचर एस्पिरेशंस और गोल क्या हैं? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो इन कमिंग लेट्स से 10 इयर्स में भी? इतना मैं प्रिडिक्ट नहीं करती या इतना मैं प्लान करके चलती नहीं हूँ। प्लान करके चलती तो शायद मैं इस फील्ड में ना आती। क्या लाहौर में ही काम करने का इरादा है? हम्म। कराची, इस्लामाबाद से कराची ऑफर आती है कि जाओ? नो, आई डू वांट टू वर्क इन कराची। मैं कराची जाना चाहती हूँ। मेरा फेवरेट शहर कराची है, जहाँ पे मैं आज तक गई नहीं हूँ। और जो ये भी मेरे लाहौरियाई दोस्त जो है ना, माइंड करते हैं, लाहौरी दोस्त माइंड करते हैं। तो कराची के लिए जब मैंने सिटी 21 पे भी काम किया तो मज़ीद मेरी ना अफिलिएशन उसके लिए बढ़ गई। तो कराची में जाना चाहती हूँ और मैं काम करना भी चाहती हूँ, सीखने के लिए भी करना चाहती हूँ। अब इस टाइम तो अगर आप कहते हो ना आपके पास एक चेक लिस्ट होती है, तो उसमें मैं चाह रही हूँ, इंटरनली डीप डाउन में चाह रही हूँ कि मैं नेशनल पे कराची से करूँ काम। मैं देखूँ कि उनकी इंडस्ट्री कैसी है, वो काम कैसे करते हैं, या उनका तरीका कैसा है काम करने का, वहाँ पे क्या सीखने को मिलता है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ का एक्सपोजर कैसे है, और कराची भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और एक और काम जो मैं करना चाहती हूँ ऑल्टरनेटिवली, साथ साथ मेरा दिल करता है मैं एजुकेशन के लिए कुछ करूँ। एजुकेशन बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है। सॉरी, मैं थोड़ा सा ड्रैग आउट कर रही हूँ इस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि तालीम को हम लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। लेटली मैं देखती हूँ बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किल सीखें और कमाएं, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना। सिर्फ पैसा कमाना मकसद कैसे हो सकता है, मतलब ज़िंदगी का? ये एक अजीब किस्म की कैपिटलिस्ट डोमेन बना लिया यूट्यूबर्स ने या डिजिटल क्रिएटर्स ने। वो कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी है, कहीं से भी कमाएं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर ले, बिजनेस करना ज़रूरी है, ई कॉमर्स का फ्लरिश करना ज़रूरी है, एजुकेशन भी इतनी ज़रूरी है। पढ़ेंगे नहीं तो अगला अब्दुल सलाम कहाँ से आएगा? पढ़ेंगे नहीं तो अगली हमारे पास आरफा करीम कहाँ से आएंगी? तो मुझे लगता है तालीम ज़रूरी है, और इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस पर हम इतना एम्फोसाइज पुट नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही लेट बैक किस्म का चल रहा है। स्किल भी ज़रूरी है, तालीम भी ज़रूरी है, और तालीम इस तरह की बनाई जाए कि जहाँ पर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं यही कह रही थी, हमारा एजुकेशन सिस्टम लेट बैक है, वही की वही चीज़ें हैं। अब अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो अभी भी कोडिंग में पहले सेमेस्टर के जो फाइनल्स होते हैं, वहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी बनानी होती है, और वो लाइब्रेरी का कोड हर जगह पर मौजूद है। इसी तरह से मतलब एक घिसा पिटा सिस्टम चल रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई स्किल सेट सीखने के मौके नहीं है। तालीम को इंटरेस्टिंग बनाए ना, इस तरह का बनाए कि आप प्रैक्टिकली चीज़ें सीखें, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि तालीम और जो स्किल सेट है वो सेग्रीगेटेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जी। सोशल मीडिया के मुताबिक आपके क्या ख्याल हैं? सोशल मीडिया जिस तरह से हम कहते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस है और इसको मान लेना चाहिए, कोई माने या ना माने। अब मुझे टिकटॉक नहीं पसंद या मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ, लेट्स सपोज, लेकिन टिकटॉकर्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है और हमें ये बात मानने की ज़रूरत है। तो सोशल मीडिया भी है, लेकिन अब जो है एक जो दुनिया बनती जा रही है ना, तो थोड़ा बहुत हमें इससे ना पीछे हटने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मतलब अच्छी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन हर टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी बोर भी हो जाना चाहिए, कभी कभी रह भी जाना चाहिए टेक्नोलॉजी के बगैर। मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा इसने, कम्युनिकेशन को भी इसने अफेक्ट किया। होना चाहिए, इस्तेमाल भी करना चाहिए। इट इज़ अ फन थिंग टू डू, यूज़फुल भी है, कंस्ट्रक्टिव भी है, सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इससे हमें पीछे को रहना चाहिए, ब्रेक ले लेनी चाहिए। मोबाइल के बगैर भी ज़िंदगी है, या बोर हो जाना चाहिए, अपने आप को बोर होने का टाइम देना चाहिए, किताब पढ़ लिया करें,
या टीवी देख लिया करें, टीवी देखते हुए फ़ोन ना देखा करें, क्योंकि इससे हमारा अटेंशन स्पैम जो सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, मतलब वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दुखी करती है। सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि मैं कुछ भी कंज्यूम कर रही हूँ सोशल मीडिया पे तो मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, एक टाइम पे मैं 4 ऐप्स देख रही हूँ, या मैं किताब पढ़ते पढ़ते मैं भूल जाती हूँ कि मैं किताब के कौन से पेज पे थी, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन जिसने क्रिएट कर दिया ना हमारे जहनों में, वो नहीं होनी चाहिए थी और वो इंस्टिल हो चुकी हुई है, और उस चीज़ से मुझे डर लगता है। इसके अलावा हमारी जो यादाश्त है, हमारी मेमोरी है, उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। वही ना, हमारा अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो गया है और हमारा हर चीज़ में लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। तो ये चीज़ मुझे लगता है ख़तरनाक है और कोशिश करें बच जाए, मैं भी और हम सब। कब लगा कि आप मशहूर हो गई हैं? अभी तक लगा ही नहीं। कोई ऐसा फैन इंसिडेंट या कभी किसी ने पहचाना हो या फील मैं चाह के भी करना नहीं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं या इस तरह का अजीब ही लगता है। मतलब मेरे क्लास फेलोज एमफिल में जब उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा उन्होंने देखा हुआ है पहले से, या कुछ लोग मिलते हैं कहते हैं हाँ जी हम आपको देखते हैं, तो वो बड़ा ही एक बड़ी मुझे शॉकिंग सी बात लगती है। अभी मेरी को एंकर हैं फिज़ा, तो उनके कोई फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे, प्रोबेबली यूके से या कहीं से या जर्मनी से, तो वो आए स्टूडियो, मतलब ऑफिस विजिट पे आए, तो मेरे स्टूडियो आए तो कहते इनको हम जानते हैं, हमने इनको देखा है वहाँ पे। मतलब नो ऑन सिटी 42। तो मैं हैरान हो गई। तो फिज़ा कहती नहीं वहाँ पर चैनल्स की एक्सेस है और ये वो, उन्होंने वाकई देखा हुआ है, वो ऐसे ही एग्जैजरेट नहीं कर रहे। तो मेरे लिए वो बड़ी हैरानकुन बात थी। अच्छा हमें लगता है कि अच्छा एक यहीं पर हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, या पाकिस्तान के लोग जानते हैं या कम्युनिटी के लोग जानते हैं, तो कोई डाइवर्स ऑडियंस मिले ना, तो वो एक बड़ी अजीब किस्म की एक्साइटमेंट होती है। तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा था, अच्छा ये मुझे पहले से जानते हैं इस तरह से। जो लोग नए आना चाह रहे हैं वो क्या मूवी पुराने नए आना चाह रहे हैं क्या एडवाइस देना चाहिए? उनको मैं कहूँगी, यही मैंने कहा है कि कंटेंट जी नहीं आए, ज़रूर आए। मैं कहूँगी कि जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसी में डिग्री करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, नहीं होती करियर काउंसलिंग हमारे मुल्क में, आप खुद एक्सप्लोर करो कि आपको क्या करना पसंद है और कंसिस्टेंसी से लगे रहो। रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा ये ना सोचना, लगे रहो। जो काम करने का आपको शौक है वो करते रहो, इन द एंड रास्ता बन जाएगा। और जो बच्चे मैस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं खास तौर पर, मैं उनसे ये कहूँगी कि प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा ध्यान दें। तालीम ज़रूर हासिल करें लेकिन प्रैक्टिकल वर्क जो है ना डिग्री के साथ साथ शुरू कर दें। छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना लें, यूट्यूब चैनल बना लें, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब लिप सिंकिंग वाले टिकटॉक्स बनाएं। जो भी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, कुकिंग है, कुकिंग बेस्ड वीडियो बना लो। आपको पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करने का शौक है वो कर लो। आपको इंफोटेनमेंट पर बात करनी है आप करें। आपका शोबिज़ में इंटरेस्ट है, आप ड्रामों फिल्मों का रिव्यू दें, बात करें। तो या कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, कोई नई डोमेन एक्सप्लोर करें। लेकिन काम जो है ना प्रैक्टिकल वर्क जो है डिग्री के साथ साथ शुरू कर दें, तो मुझे लगता है उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट होगी तो रास्ता बन जाएगा। हमारे देखने वालों के लिए आपका क्या मैसेज होगा एंड मीडिया स्पीकिंग के मुताबिक आपके क्या ख्याल आते हैं? अच्छे बुरे फीडबैक इनिशियली मेरा लास्ट ईयर रब्ता हुआ था मीडिया स्प्रिंग से, तो मेरा काफ़ी फाइन इंटरेक्शन रहा है मीडिया स्प्रिंग के साथ। सबसे ज़्यादा एथिकल पोर्टल जो मुझे मिला है ना न्यूज़ डोमेन को लेकर, वो मीडिया स्प्रिंग है। तो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएबल बात ये है, दे कीप अप विद द फाइन लाइन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एथिकल वे में बात करते हैं, ट्रीट करते हैं हम लोग को, और सबसे ज़्यादा अनबाइस चलते हैं। तो ये भी एक अप्रिशिएबल बात है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं इंटरव्यू पे आई हूँ, मैं वैसे भी आपको कहना चाहूँगी कि आप लोग बड़े अनबाइस चलते हैं। मुश्किल है आजकल के दौर में, लेकिन आप लोग थोड़े अनबाइस चलते हैं, बड़ी वाई डायरेक्शनली चलते हैं। तो ये सबसे अप्रिशिएबल बात है। और मैं कहूँगी कि मीडिया स्प्रिंग को फॉलो करें, ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर आउट करें, और कुछ सीखने का मौका मिला तो मुझे ज़रूर बताएं, और अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर जाएं। अपने आप को बेहतर कर देंगे वन बाय वन, इंडिविजुअली, तो बेहतरी आ सकती है।